शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम लोगों को 3 मॉड्यूल मिले हैं और ये सब मॉड्यूल सभी लोगों ने अब पढ़ भी लिए होंगे। इस पर एक पूरी परीक्षा होगी जिसमें से तीनों मॉड्यूलों के अलग अलग अथवा इन तीनों को मिलाकर के एक परीक्षा ली जा सकती है, जिनमें प्रश्नों की प्रकृति कुछ भी हो सकती है। 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, या 70 या फिर 100 भी हो सकते हैं। इसलिए इन तीनों मॉड्यूलों को हमें बहुत गहनता से पढ़ना है। अन्य डिस्ट्रिक्टों में जो फीडबैक मिल रहा है उनमें ढेर सारी परीक्षाएं कराई जा रही हैं और उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी को लेकर के मैं आपको 64 प्रश्नों का संग्रह लेके आया हूं, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भाग 6। यहाँ पर हमने उन प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो अभी तक अन्य डिस्ट्रिक्टों में पूछे गए, और उसके साथ साथ मैंने उन प्रश्नों को भी लिया है जो इस मॉड्यूल में बहुत गहनता से लिखे गए हैं। जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, नवाचार का उल्लेख किस परिशिष्ट में किया गया है, कौन सा संविधान निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा का अनुमोदन करता है, या फिर मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा समाहित किया गया है, या फिर शिक्षा संग्रह के किस परिशिष्ट में प्रधानाध्यापक द्वारा जो है बेहतर सफल बनाने के लिए उनके नवाचार की कहानियाँ दी गई हैं, या फिर शनिवार को कौन सी प्रार्थना कराना है, या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, या फिर आपको दिवा स्वप्न रचना जो है किसकी है, या फिर BRG का फुल फॉर्म क्या है, या फिर UNPA का नाम क्या, मतलब इसका विस्तार क्या है, ये 102 नंबर किसके लिए है, या फिर प्रभावकारी शिक्षण संग्रह किसकी पुस्तक है। इन सारे ढेर सारे जो प्रश्न हैं, इन सब के उत्तर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएंगे। इसमें हमने, चूँकि आपको मैं बता दूं, भाग 6 जो है ये हमारा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की पूरी किताब का आधे से भी अधिक बड़ा है, इसलिए इसमें ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं। आज उन्हीं को लेकर मैं आपके बीच आया हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आधे से भी अधिक पुस्तक में यही समाहित है, तो वो है भाग 6, जिसमें परिशिष्ट दिए गए हैं। इसमें 14 परिशिष्ट हैं। ये इतना बड़ा है कि पूरी पुस्तक जो है ये सबसे 6 भाग हैं, उसमें 254 पृष्ठ हैं, जबकि 117 पृष्ठ में पांचों भाग समाहित हैं, जबकि अगले 137 पृष्ठ में केवल और केवल 6ठा भाग है, जो परिशिष्टों का संग्रह भी कहा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है परिशिष्टों का संग्रह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भाग 6 को। दूसरा प्रश्न है, प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम शिक्षण संग्रह के किस भाग में समाहित किए गए हैं? यानी यहाँ पर जो शिक्षण संग्रह है उसके भाग 6 में जो है प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम जो है संग्रहित किए गए हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम कक्षा 1 से 5 तक किन किन विषयों के दिए गए हैं? तो यहाँ पर 3 विषय हैं, हिंदी, गणित और अंग्रेजी, जिनके यहाँ पर अधिगम परिणाम दिए गए हैं। प्रश्न 4 है, प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम शिक्षण संग्रह में कितने विषयों के दिए गए, यानी कितने विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें 4 विषय सम्मिलित किए गए हैं, भाषा, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान। यानी विज्ञान कक्षा 6 से 8 तक जोड़ा गया, जबकि प्राइमरी में 3 है, भाषा, गणित और अंग्रेजी। अगला 5वां प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया और शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? तो सही मायनों में देखा जाए तो ये निर्भर करती है शिक्षण योजनाओं पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण योजनाएं। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण योजना बनाते समय सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो सही मायने में अगर शिक्षण योजना बनाई जाए तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लर्निंग आउटकम।
सातवां प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में पहली पाठ्य योजना, जिसे हम लोग शिक्षण योजना कहते हैं, कौन सी दी गई है? क्योंकि प्रश्न बड़ी गहराई से पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों को बहुत ही गहनता से अध्ययन करने के बाद ही बनाया है। तो यहाँ पर जो पहली पाठ्य योजना दी गई है वो है पास पड़ोस भाषा की है, जो कि कक्षा 2 की है। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस परिशिष्ट में शिक्षण योजनाएं दी गई हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ा भाग 6 है और भाग 6 में परिशिष्ट ही दिए गए हैं और परिशिष्ट 2 में जो है वो शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 9वां है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में भाषा शिक्षण योजनाएं किन किन कक्षाओं की दी गई हैं? जी हाँ, उसमें सभी कक्षाओं की योजनाएं नहीं दी गई, उसमें कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 6 की ही दी गई हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में गणित की कितनी पाठ्य योजनाएं दी गई हैं और किन किन कक्षाओं की? तो इसका सही उत्तर है 5 जो है ये शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, जो कि कक्षा 1, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 6 की हैं। तो 11वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कितनी पाठ्य योजनाएं दी गई हैं? तो यहाँ पर 3 पाठ्य योजनाएं दी गई हैं, जो कि कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है, इनकी कक्षाएं भी हमें बीच बीच में संचालित करते रहना है, जिससे बच्चों को अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि पाठ्य योजना में भी आता है कि शैक्षिक गतिविधियां कैसी होनी चाहिए। तो शैक्षिक गतिविधियों के बारे में हम आपको बता दूं कि ये जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, यानी कक्षा स्तर के अनुसार होनी चाहिए, विषय से संबंधित हों और उनके उद्देश्य भी स्पष्ट हों। दूसरी बात, ये लंबी ना हो, उबाऊ नहीं होनी चाहिए, यही इनकी विशेषता होती है। अगला हमारा प्रश्न है, दादा आए बतासा लाए किस विषय की गतिविधि है? तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में जो है आपकी गतिविधियों की भरमार है। तो यहाँ से आप ढेर सारी गतिविधियाँ हैं जिन्हें पढ़ कर के हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा जो है माहौल दे सकते हैं। तो ये जो गतिविधि है वो भाषा विकास के लिए दी गई है और ऐसी ही ढेर सारी यहाँ पर गतिविधियाँ दी गई हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में भाषा विकास हेतु कितनी गतिविधियां दी गई हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसमें भाषा विकास की 24 गतिविधियां दी गई हैं। अगला प्रश्न संख्या 15वां है, प्रातःकालीन सत्र की शुरुआत किससे की जाती है? ये प्रश्न ऑनलाइन आकलन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो ये 4 मिनट की गतिविधि होती है, जिसमें ये जो शुरुआत करनी चाहिए वो करनी चाहिए शारीरिक सक्रियता की गति। अगला हमारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में प्रातःकालीन जो हमारा सभा होती है वो 30 मिनट की निर्धारित की गई है, जिसमें इसकी शुरुआत जो है शारीरिक सक्रियता की गति से 4 मिनट की संक्रिया करानी है, प्रार्थना 3 मिनट की करानी है, प्रतिज्ञा 2 मिनट की करानी है, प्रेरक प्रसंग 3 मिनट का कराना है, समाचार वाचन 3 मिनट का कराना है, सामान्य ज्ञान वाचन 2 मिनट का कराना है, स्वास्थ्य एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रम 3 मिनट का कराना है, संवाद कम्युनिकेशन 5 मिनट का कराना है, प्रोत्साहन की गति 5 मिनट की करानी है, आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएं 2 मिनट की देनी है और उसके बाद राष्ट्रगान 52 सेकंड कराना है। कुल मिला के ये आपके 30 मिनट की जो है प्रातःकालीन सभा के लिए निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, सोमवार को कौन सी प्रार्थना कराई जानी चाहिए? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अमूमन स्कूलों में जो है एक ही प्रार्थना या एक या 2 प्रार्थनाएं होती थी, अब 6 दिन के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं निर्धारित कर दी गई हैं। जैसे सोमवार है तो वह सख्त हमें दो दया निधे, मंगलवार को है तो हम हर देश में तू हर देश में तू, बुधवार को तू ही राम है तू ही रहीम है, बृहस्पतिवार को आए हैं हम दूर दूर से हम सबको, और शुक्रवार को देश हमें देता है, और शनिवार को सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। तो ये अब आपको 6 प्रार्थनाएं बारी बारी से दिन उनके निर्धारित
हैं उन्हीं दिन में उन्हें कराना है। अगला प्रश्न है, शनिवार को प्रातःकालीन कौन सी प्रार्थना करानी। जैसा कि मैं इसके पहले वाले प्रश्न में बता चुका हूँ, अक्सर प्रथम और अंतिम प्रार्थना पूछी जाती है, तो इसका जो अंतिम वाली प्रार्थना है वो है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। अगला प्रश्न है, प्रार्थना सभा में उद्घोष प्रतिज्ञा का समय कितना निर्धारित है। तो ये 2 मिनट का निर्धारित है और अब हमें अपने बच्चों को उद्घोष प्रतिज्ञा वही वाली करानी है। वो प्रतिज्ञा है, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। ये काफ़ी बड़ी है, इसी प्रकार से ये प्रतिज्ञा करानी है जो कि 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना, प्रेरक प्रसंग, समाचार वाचन, स्वास्थ्य एवं अन्य जागरूकता चर्चा के लिए कितना कितना समय निर्धारित है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ याद कर लें, ये सब 3-3 मिनट की निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है कि जो प्रेरक प्रसंग के विषय क्या क्या हो सकते हैं, यानी जो हम प्रेरक प्रसंग बच्चों के सम्मुख रखें वो कैसे हों। वो स्थानीय स्तर के या फिर राष्ट्रीय स्तर के महापुरुष हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, कोई प्रेरणापद लघु कथाएं हो सकती हैं, त्यौहार है, कोई तीज है, कोई पर्व है, या अन्य कोई जागरूकता विषय की जानकारी दी जा सकती है। जैसे इस समय कोरोना का काल है, या अन्य इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और इनमें कौन कौन सी और चीज़ें हम जोड़ सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रातःकालीन सभा का समय कितना निर्धारित किया गया है, जिसमें हम प्रार्थना वगैरह कराते हैं। तो इसका समय निर्धारित किया गया 30 मिनट। हम सबको याद रखना है कि 30 मिनट की जो ये सभा होगी, जिसमें ढेर सारे चीज़ें करानी है, वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगला प्रश्न 23 है, संध्याकालीन सभा का समय कितना निर्धारित किया गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी जो सुबह की प्रातःकालीन सभा होगी वो भी 30 मिनट की होगी, और जो संध्याकालीन सभा होगी वो भी 30 मिनट की होगी। ये हम सभी को याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, क्विज प्रतियोगिता किस दिन रखी गई है, यानी क्विज प्रतियोगिता हमको किस दिन बच्चों के साथ करानी है। तो इसका सही आंसर होगा कि जो क्विज प्रतियोगिता है वो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार सोमवार को रखी गई है। तो ये भी क्वेश्चन हमको याद रखना है कि क्विज प्रतियोगिता जो है वो सोमवार को रखी गई है। अगला हमारा प्रश्न है, सामूहिक व्यायाम आब्लिक योगासन किस दिन नहीं होगा। 5 दिन होगा, लेकिन ये शनिवार को जो है व्यायाम या फिर योगासन नहीं कराना है। अगला हमारा प्रश्न है, समूह गान किस दिन होगा। तो यहाँ पर याद रखना, जिस प्रकार से प्रत्येक दिन हमारी प्रार्थना अलग अलग होती है, तो समूह गान भी प्रत्येक दिन अलग अलग होगा। तो आइए देख लेते हैं किस दिन कौन सा समूह गान होगा। तो सोमवार को होगा हिंद देश के निवासी, मंगलवार को होगा हमारा तुम्हारा वतन एक है, और बुधवार को होगा हे जगत त्राता विश्व विधाता, बृहस्पतिवार का होगा न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, और शुक्रवार को होगा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, और शनिवार को होगा इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो इस प्रकार से ये 6 दिन का आपका शेड्यूल बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रकला प्रतियोगिता, श्रुतलेख, रंगोली, मुखौटा निर्माण, बाल सभा आदि किस दिन आयोजित की जाएगी। तो ये केवल और केवल शनिवार को आयोजित करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कितनी समय सारणी दी गई हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में 8 समय सारणी दी गई हैं, जो कि 4 प्राथमिक की हैं और 4 उच्च प्राथमिक की हैं, जिसमें प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक दोनों में 2-2 टीचर के लिए, 3-3 टीचर के लिए, 4-4 टीचर के लिए और 5-5 टीचरों के लिए समय सारणी दी गई है। तो हमको ये याद रखना है। मीना मंच का आयोजन किस दिन करना है। तो मीना मंच का आयोजन प्रत्येक शनिवार को करना है, और अब प्राइमरी और जूनियर दोनों जो है स्कूलों में मीना मंचन का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
भोजनावकाश कितने समय का रखा गया है? तो भोजनावकाश पहले भी 30 मिनट का था और अब भी 30 मिनट का है, और ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो है दोनों में 30-30 मिनट का ही रखा गया है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी में कब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही जवाब है जुलाई 2004। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2004 की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर एस पाल। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 की शुरुआत किसके निबंध से होती है, यानी कौन से लेखक हैं जिनके निबंध से इसकी शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का एक जो है निबंध है जिससे इसकी शुरुआत की गई है, वो मैं अगले प्रश्न में आपको बताऊंगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है की शुरुआत किस निबंध से होती है? तो मैंने इसके पहले आपको बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है सभ्यता और प्रगति। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम 2 प्रश्न कवर करने वाले हैं। पहला कि पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, तथा दूसरा है कि जो हमारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कैसे विद्यालयों की संकल्पना की गई है? तो चूंकि उसने विद्यालयों की संकल्पना की तो बच्चों की भी संकल्पना की होगी, तो हम यहाँ पर दोनों प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। तो उन्होंने विद्यालय के लिए सोचा था कि जीवंत एवं समृद्ध विद्यालय हों और इनमें पढ़ने वाले बच्चे एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चे हों, ऐसी संकल्पना लेकर के दोनों ने संयुक्त रूप से सोचा था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सभी राज्यों में कब लागू हुआ? इसका आंसर सभी को आ रहा होगा, इसका ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई जिलों में पूछा गया है कि भारत के किस महापुरुष ने सबसे पहले हंटर कमीशन में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की मांग की थी? तो ये हंटर कमीशन 1882 में आया था, जिसमें सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने जो है मांग की थी कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार से जैसा हमारा पिछला था, 1906 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की मांग की थी? तो यहाँ पर की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, तो इसे हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्धा के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में किसने सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने 1937 में जो वर्धा की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में यह प्रस्ताव रखा था। अगला हमारा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय ने कब माना कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है? तो ये माना था 1993 में। अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व बताया? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ जो ये बताता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार वो राज्य का दायित्व है, वो है 86वां। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को समाहित किया गया है? तो यहां से हमको याद रखना है मूल अधिकार 21A। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो हमें याद रखना है ये की गई है अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण संग्रह की किस परिशिष्ट में प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए बेहतर व सफल प्रयास यानी नवाचार का उल्लेख किया गया है और इसे किस नाम से जाना जाता? तो इसका सही जवाब है ये परिशिष्ट 6 में रखा गया है और इसका एक नाम दिया गया है
केस स्टडीज। अगला हमारा प्रश्न है कॉन्सेप्ट मैपिंग का हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसका अनुवाद होता है अवधारणा मानचित्रण। अवधारणा मानचित्रण। अगला प्रश्न है शनिवार को कौन सी प्रार्थना करानी है? सब हमने बताया था कि प्रत्येक दिन अलग अलग प्रार्थना करानी है। तो शनिवार को प्रार्थना होगी देश हमें देता है सब कुछ। अब जो जिलों में परीक्षा होती है उसमें पूछा जाता है कि एक दिवस जरूर पूछा जाता है। तो हमने आज का प्रश्न रखा है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी उत्तर सभी को पता होगा। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी की हत्या जो हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। वो अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो सभी को मालूम होगा 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसी के संदर्भ में एक मैं और बताया दे रहा हूँ कि 22 जो है अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अधिकता से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है या यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। साथियों अगला हमारा प्रश्न है रचनाओं पर। दीवा स्वप्न किसकी रचना है? ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में परिशिष्ट 10 में शिक्षा संबंधी उपयोगी साहित्य की जो सूची दी गई है उस सूची में ये ढेर सारी पुस्तकें और जब भी परीक्षा होती है तो इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दीवा स्वप्न जो रचना है वो है गीजू भाई बधेका की, जो कि एनबीटी नई दिल्ली के प्रकाशन से है। अगला प्रश्न है हमारा यातायात के नियम किस प्रकाशन की बुक है? तो यातायात के जो नियम है ये हमारी एनबीटी प्रकाशन की है और इसके जो लेखक हैं वो हैं एलसी महाजन जी। अगला प्रश्न हमारा बेहद आसान है कि एसएसए का पूरा नाम क्या है? तो सभी जानते हैं एसएसए का पूरा नाम है सर्व शिक्षा अभियान। जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान, ये सभी लोगों को याद भी होगा। अगला हमारा प्रश्न है एनएएस का विस्तार क्या है, यानी इसका पूर्ण रूप लिखना है। तो ये होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है और कई बार ये जो भी जिले की परीक्षा हो रही हैं इनमें ये प्रश्न बहुत बार आया हो, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अवश्य याद कर लें। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि न्यूपा का फुल फॉर्म क्या है? तो न्यूपा का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको बहुत कायदे से याद कर लीजिए, ये एक संस्था है। तो इसलिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। एनबीटी का विस्तार रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है नेशनल बुक ट्रस्ट। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है स्कूल में रसोई गैस न मिलने पर कौन से विभाग से संपर्क करेंगे? ये प्रश्न हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो परिशिष्ट 12 है वो अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वय की बात करता है कि अगर स्वास्थ्य विभाग से हमारे कैसे संबंध होने चाहिए, हमें बच्चों को उन्हें कैसे स्वास्थ्य परीक्षण कराना है, टीकाकरण कैसे कराना है, रोगग्रस्त बच्चों को चिकित्सक द्वारा निदान कैसे दिलवाना है, एएनएम के माध्यम के सहयोग लेकर के बच्चों को टीकाकरण कैसे करा जाए। इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे रखना जरूरी था। चूँकि आपको गैस से संबंधित ये अगर आपको नहीं मिल पा रहा है मध्याह्न भोजन बनवाने के लिए तो आपको तुरंत जो है आपूर्ति विभाग से संपर्क करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है
प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष का नंबर क्या है? ये प्रश्न भी कई जिले में पूछा गया है, क्योंकि परिशिष्ट 14 जो है महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र, जिन नंबरों से आप तत्काल सहायता मांग सकते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। इसलिए हम सभी अध्यापकों को ये नंबर मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ नंबरों का जिक्र करेंगे। तो सही जवाब है 1096। जी हाँ, 1096 जो नंबर है ये हमारा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष का नंबर है। अगला भी प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये भी हमें अपनी दीवारों पे लिखा के महत्वपूर्ण नंबरों में रखना है। तो इसका नंबर है 1098। 1098। अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस भाग में दी गई हैं? तो ये आपके भाग 6 में दी गई हैं और भाग 6 के परिशिष्ट 7 में इनका समावेश किया गया है। इसके अंदर ढेर सारी जो वेबसाइट्स दी गई हैं, जो सभी हमारी वेबसाइट शैक्षिक हैं, और इन शैक्षिक वेबसाइट की सहायता हम अपने शिक्षण कौशल को और बढ़ा सकते हैं, चाहे वो प्रेरणा ऐप हो, मिड डे मील हो, या NCERT हो, SCERT हो, SSA UP हो, दीक्षा हो, खान एकेडमी। अगला प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रभावकारी शिक्षण बाल केंद्रित शिक्षण किसकी रचना है? तो इस रचना के बारे में मैं आपको बता दूं, जब आप भाग 2 पढ़ेंगे शिक्षण संग्रह का, तो उसमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी जो 26 दी गई हैं A to Z, ये भी इसी से ली गई हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके N.K. जंगीरा जी। N.K. जंगीरा जी। अगला प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, शाम की कहानी किस दिन नहीं कहनी है? यानी जब संध्याकालीन सभा होगी तो प्रतिदिन एक हमें कहानी कहनी है, जिसका शीर्षक होगा शाम की कहानी। तो उसमें हमें शनिवार को ये कहानी नहीं कहनी है, बाकी 5 दिन कहनी है। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं कौन हूँ गतिविधि किस विषय के लिए उपयोगी है? तो ये गतिविधि आप लोगों को करानी है, बहुत अच्छी गतिविधि है। इससे बच्चों का मानसिक विकास भी बहुत होगा और सोचने के लिए उनकी तर्क शक्ति भी और उन्हें चिंतन करने का पूरा मौका मिलेगा। तो ये जो गतिविधि है वो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित आदि विषय के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला प्रश्न हमारा है, बाला यानी स्कूल बिल्डिंग एज लर्निंग एड का चित्र शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस पृष्ठ पर दिया गया है? तो जो हमारी शिक्षण संग्रह पुस्तक छपी है, उसका जो अंतिम कवर पेज है, उसके ऊपर जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 चित्रों को समाविष्ट किया गया है। यहाँ पर 11 चित्रों को दिखाया गया है कि स्कूल में हम क्या क्या करा सकते हैं, और वहाँ पर उसको स्थान दिया गया है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, बालक की दुनिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बालक की दुनिया पुस्तक के लेखक हैं इंदु दवे, जो कि हिमांशु पब्लिकेशन की है और ये नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। साथियों, ये थे आज के हमारे 64 क्वेश्चंस। हमने कोशिश की है किसी भी क्वेश्चन को कॉपी नहीं किया गया है, पुस्तक को पढ़ कर के ये क्वेश्चन हमने बनाए हैं जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको ये वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।